नमस्ते सभी को। मैं वैभव सीधा मुद्दे पे आता हूँ। दोस्तों, हमारी होम मिनिस्ट्री एक बिल पास कराना चाहती है जिसे हम FCRA 2.0 कह रहे हैं। आपने सुना होगा नाम। पर यह सिर्फ एक बिल नहीं है, ये भारत के लिए एक बड़ा बदलाव है और कुछ लोगों के लिए जमाल घोटा है ये। क्योंकि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है इसका नाम सुनते ही। उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ NGO है, और हम भारत के इंटरनल अफेयर्स में क्या हो रहा है ये सुन के अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है। मतलब कुछ तो दम है इस कागज के चिट्ठे में। इसी के बारे में बात करेंगे आज। FCRA क्या है, फॉरेन फंडिंग कैसे काम करती है, प्रोसेलिटाइजेशन क्या है, जोशुआ प्रोजेक्ट क्या है, ये 10-15 मिनट में समझ आ जाएगा आपको। FCRA से शुरू करते हैं। आपको इसका काम इसके नाम से ही पता चल जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जो फॉरेन फंड्स हैं वो कैसे मैनेज होंगे, कैसे रेगुलेट होंगे, ये बिल बताता है। पर ये बिल ना अभी का नहीं है, ये बिल पुराना है। ये इंदिरा जी के टाइम का 1976 का बिल है ये। उसके बाद इसमें चेंजेस भी आए हैं। मनमोहन जी के टाइम पे भी चेंजेस आए थे 2010 में। फिर मोदी जी के अंडर भी चेंजेस आए 2020 में। अब इसमें दोबारा बदलाव लाए जा रहे हैं। क्यों लाए जा रहे हैं? क्योंकि पहले वाले काम नहीं कर रहे थे। और क्या लाए जा रहे हैं वो समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि फॉरेन फंडिंग असल में करती कैसे है काम। मान के चलिए आप एक NGO बोलते हैं, ठीक है। आप बोलते हैं हम एजुकेशन सेक्टर में हम सोशल वेलफेयर का काम करेंगे। आप स्कूल्स बनाएंगे, बुक्स और ये जो कॉपी किताबें होती हैं इसका ध्यान रखेंगे, बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है उन बच्चों को आप सर्विसेज देंगे एजुकेशनल। तो ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आप ये NGO खोल लेते हैं, आपको इधर से पैसे आने शुरू हो जाते हैं, उधर से पैसे आने शुरू हो जाते हैं, बाहर से फंड्स आते हैं। आप एक स्कूल खोलते हैं उनका, उसमें बच्चे आते हैं पढ़ते हैं, फिर और फंड्स आते हैं और पैसे जमा हो जाते हैं। आप और स्कूल्स खोलते हैं और बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं। कितना बढ़िया बात है, लोगों की भलाई के लिए काम हो रहा है। लेकिन अब इसी सिचुएशन में, ये तो आइडियल सिचुएशन हो गई, इसी सिचुएशन में हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको बाहर से पैसा आता है इतना सारा, स्कूल चला रहे हो आप इतना सा, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं इतने से। तो सवाल तो उठता है ना कि इतना सारा जो पैसा था भाई वो लगाया कहाँ है? कहीं तो लगाया होगा कि वो गायब हो गया है। तो आप बोलोगे भाई तुझे क्या, हमारा पैसा हमारा NGO, हम कैसे भी यूज करें, तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? ठीक है, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, नहीं पड़ना चाहिए मुझे फर्क। अब मान लीजिए आपको ये इसी पैसे को यूज करके आप कल को कोई सिस्टम बैठा के मेरे घर में आग लगवा देते हो, ठीक है। बाहर से पैसा आया और मेरा घर फूक दिया उसने, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और ये ना सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, एक्चुअल में ये ग्राउंड लेवल रियलिटी है। और इस एग्जाम्पल में जो घर था ना, मेरा घर था, जो वो मेरा घर नहीं है, वो हमारा घर है, वो भारत है। पिछले 50 सालों से इसी तरह जल रहा है भारत, सेम इसी तरह चल रहा है। जो पैसा किसी इंसान की भलाई में इस्तेमाल होना चाहिए था, वो मेरे देश को गिराने के लिए यूज किया जाता है, हमारे देश को गिराने के लिए यूज किया जाता है। ये पैसा काला नहीं होता असल में लीगली, लेकिन ये हर वो काला काम करता है जो बाहर का देश खुलेआम नहीं कर सकता आपके देश के अगेंस्ट। यही पैसा अगर पॉलिटिकल फिगर्स तक पहुंचता है, पार्टीज तक पहुंचता है, तो पावर का काम करता है। यही पैसा अगर सेलिब्रिटीज तक पहुंचता है, यूट्यूबर्स तक पहुंचता है, तो इन्फ्लुएंस का काम करता है, PR का काम करता है। यह पैसा अगर एक्टिविस्ट तक पहुंचता है, जर्नलिस्ट तक पहुंचता है, तो डेवलपमेंट में रोड़े का काम करता है, अराजकता का काम करता है। और ये बहुत डेंजरस हो सकता है इस स्टेज पे। और अगर यही पैसा ऑन ग्राउंड वर्कर्स तक पहुंचता है, तो मैन पावर बढ़ाने का काम करता है, लॉजिस्टिक्स का काम करता है। तो सारे एक साथ काम करते हैं, सारा सिस्टम एक साथ काम करता है। इसी चीज पे ना ये रोक लगाएगा FCRA 2.0। मैं आपको बताता हूं क्या ये 2 बड़े बदलाव ला रहा है FCRA 2.0। पहला है ट्रांसपेरेंसी।
ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी। अब कोई एनजीओ है मान के चलिए, उसको सब कुछ बताना पड़ेगा, उसका सब मॉनिटर होगा कि कितना पैसा आ रहा है, वो कहाँ पे लगा रहा है, कौन सी जगह पे एनजीओ है और कौन सी जगह पे पैसा जा रहा है, वो किस सेक्टर में लगा रहा है, जिस सेक्टर में उसने बताया है, जिस सेक्टर ऑन रिकॉर्ड वो काम कर रहा है उसमें वो पैसा लगा रहा है नहीं लगा रहा है। और मैं खुद पर्सनली काफी एनजीओ को जानता हूं और उनको दिक्कत नहीं है इस बिल से, क्योंकि देखिए अगर आप चोर नहीं है तो आपको ट्रांसपेरेंट रहने में कोई दिक्कत नहीं। आप चोर नहीं है तो आपकी दाढ़ी में तिनका भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी दाढ़ी में तिनका मिल गया तो इस बार शेविंग कर दी जाएगी आपकी। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है, आपको इनकी वेबसाइट में मिल जाएगा। ये वो सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट ने ओपन रखे हुए हैं, कोई बैन नहीं किया है। आप देख सकते हैं इसमें सारा है कि आप इन सेक्टर में काम कर सकते हैं। एनजीओ को बताना पड़ेगा कि इनमें से किस सेक्टर में वो काम कर रहा है, सही है। लेकिन ना ये डेटा दिखाने का मेरा एक और मकसद है, क्योंकि एक प्राणी है इस दुनिया में, एक प्राणी है जिसका अस्तित्व जो है अमेरिका से जुड़ा हुआ है। वो अभी सामने आया है, उस व्यक्ति ने भाषण दिया या क्या बोला पता नहीं। इसका नाम है रायली मूरे या रायली मूर या जो भी है। ये कहता है कि FCRA डायरेक्ट अटैक है चर्चिस पे। इसको लगा कि अगर मैं धार्मिक भावनाओं से इस बिल को जोड़ दूंगा तो लोग उग्र हो जाएंगे। ये बहुत ही डेंजरस चीज है भाई। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, ये डेटा आप दोबारा देखो। आप जब इसमें देखोगे फेथ बेस्ड वेलफेयर वाला कॉलम, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स, यानी चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, आप उसको बेहतर करने के लिए फंड्स ले सकते हैं, आप उसको बेहतर कर सकते हैं, आप उसका विस्तार कर सकते हैं, आप उसको उसमें कुछ भी करो उसके निर्माण में, ठीक है। उसमें वो भी लिखा है आप रिलीजियस नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन भी बढ़ा सकते हैं। किसी के भी धर्म पे वार नहीं करता ये FCRA। तो आप पहले खुद पढ़ें, खुद जाने। अब रायली मूरे की बात पे विश्वास ना करें, मेरी पे भी ना करें, आप खुद पढ़ें FCRA के बारे में, फिर अपनी राय बनाएं। क्योंकि आजकल लोग धर्म के नाम से भटका बहुत रहे हैं और उसका यूज बहुत कर रहे हैं। और ये सिर्फ नाम का यूज नहीं कर रहे, ये उसको अब्यूज भी कर रहे हैं। मैं अभी आपको बताता हूं। जो सेकंड बदलाव आ रहा है ना, गवर्नमेंट ने प्रोसेलिटाइजेशन बैन कर दिया है। प्रोसेलिटाइजेशन क्या है? प्रोसेलिटाइजेशन एक प्रैक्टिस है जिसमें एक इंसान को सॉफ्टली इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि वो अपना धर्म परिवर्तन कर दे। उसके फेथ के साथ खेला जाता है, उसके बिलीफ्स के साथ खेला जाता है, उसको उम्मीद के साथ जोड़ा जाता है, उसमें डर पैदा किया जाता है। ये सब चीजें की जाती है उसको एक साथ। मैं इसको भी एग्जाम्पल क्या समझते हैं, इस बार ना हेल्थ केयर का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। एजुकेशन का लिया था हमने पिछली बार। मान के चलिए एक इंसान है, ठीक है, वो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब गरीब है, उसके पास उतने पैसे नहीं है कि अपनी फैमिली को अच्छी मेडिकल सर्विसेज दिलवा सके वो, या अच्छी जगह इलाज करवा सके। वो बीमार हो जाता है या उसकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है मान लीजिए, तो वो किसी हॉस्पिटल में जाता है, किसी एनजीओ के हॉस्पिटल में जो प्रोसेलिटाइजेशन प्रैक्टिस कर रहा है। तो उसके साथ पता क्या होता है, उसके साथ वहां पे या उसके जाने के बाद भी वहां से उसके दिमाग में ना चीजें घुसेड़ी जाती हैं जबरदस्ती। उसको बताया जाता है कि ये गॉड की सर्विस है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, अगर आप इस धर्म में होते तो आपको शायद बेटर सर्विसेज मिलती। उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसको बर्ग लाया जाता है, उसको लालच दिया जाता है। आप और मेडिकल सर्विस अच्छे ले सकते थे, आपको एजुकेशनल सर्विस अच्छी मिलती है, आपके साथ ये भी होता है, ये भी बेटर होगा, वो भी बेटर होगा। जब उसके साथ ये किया जा रहा होता है ना, उसके मानसिक स्तर पे सोचेंगे ना, तो चीजें बड़ी हो रही होती हैं। दो इमोशंस एक साथ हिट करते हैं उसके दिमाग पे। पहला उम्मीद, होप। ये दोनों इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बाय द वे आपको बताऊंगा ना, आप खुद बोलेंगे। पहला है उम्मीद, होप।
उसको इस चीज़ की उम्मीद रहती है कि हाँ मैं अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर पाऊंगा, अच्छी मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी मुझे, शायद मैं इस गरीबी से उभर पाऊं, शायद मैं इस सिस्टम से उभर पाऊं। और दूसरा इमोशन उसे हिट करता है डर, फियर। उसे लगता है कि अगर मैं कन्वर्ट नहीं हुआ या फिर मैं नहीं मानता, अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, तो क्या मुझे सर्विसेज मिलना बंद हो जाए फिर, या ना मिले मुझे, तो मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा अपनी फैमिली के लिए। दोस्तों ये सिर्फ ना उस इंसान की बात नहीं है, अच्छे खासे इंसान को भी अगर ये दो इमोशंस एक टाइम पे हिट करेंगे ना, तो क्लियरली दिखना बंद हो जाता है इंसान को, कोई भी नहीं देख पाएगा क्लियरली। ये होता है उसके साथ। और ये ना एक प्रैक्टिस नहीं है, मैं आपको बताता हूं, ये एक्चुअली में प्रैक्टिस की है। ये एक मिशन है, एक अमेरिकन बेस्ड मिशन है, द जोशुआ प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत मास लेवल पे पूरी दुनिया में लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाया जा रहा है। और उन लोगों को किया जा रहा है जो लोग मजबूर हैं, जो लोग वल्नरेबल हैं, जिन तक सिस्टम नहीं पहुंच पाता, जिन तक गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती, जिन तक फैसिलिटीज नहीं पहुंच रही है, जो फाइनेंशियली एबल नहीं है उतने, उनकी मजबूरी का फायदा उठा के उन्हें पकड़ पकड़ के कन्वर्ट कराया जा रहा है। और ये तो इंडिया में बहुत मास लेवल पे हो रहा है। अभी फिलहाल में आप देखोगे तो अच्छा खासा नोटिसेबल है। आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा, ये चलता हुआ एजुकेशन के नाम पे हो रहा है, हेल्थ केयर के नाम पे हो रहा है, रिलीजन के नाम पे हो रहा है, सब चीज को नाम पे हो रहा है, ये खेला जा रहा है पूरा रिलीजन के साथ। आप पंजाब में देखोगे वहां भी नोटिसेबल है, बहुत ज्यादा हो रहा है पंजाब में भी। इनके टारगेट पे, द जोशुआ प्रोजेक्ट के टारगेट पे इंडिया की 90% से ज्यादा पॉपुलेशन है, 90% से ज्यादा। और ये लोग ना हमारे लोगों को ना टिश्यू पेपर की तरह यूज कर रहे हैं। और इसमें हमारी भी गलती है, इसमें भारत की इसमें गलती है, पता है, क्योंकि 70 सालों से हमने अपने लोगों को नेग्लेक्ट किया है। हम लोग उन लोगों तक फैसिलिटी नहीं पहुंचा पाए इतने सालों में। हम लोग उनको सर्विस नहीं दे पाए, उन लोगों को उतने एजुकेट नहीं कर पाए। सब अपनी जेबें भरने में व्यस्त थे क्योंकि। लेकिन अब ये हार्ड टाइम है, हमें इन लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा, उन तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग हैं। और ये प्रोजेक्ट, द जोशुआ प्रोजेक्ट, सिर्फ ना इन्फ्लुएंस और पावर के बारे में नहीं है। ये लोग नॉर्थ ईस्ट में एक रीजन बना रहे हैं जिसका नाम इन्होंने ज़ूलैंड रखा हुआ है। एक पेट प्रोजेक्ट है अमेरिका का। ये म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत के इतने हिस्से करके इन्हें चैन नहीं पड़ा है कि एक और जोन बनाना चाहते हैं, एक और कंट्री बनाना चाहते हैं वहां पे। दोस्तों सीधी सीधी बात बोलता हूं, अमेरिका पाकिस्तान दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर हमारी किसी भी इंटरनल पॉलिसी से इनके पेट में दर्द चालू हो जाए ना, तो आप समझ जाना वो पॉलिसी टॉप नॉच है। और हर भारतीय का फर्ज बनता है कि उस पॉलिसी का स्वागत करे। इसलिए मैं FCRA का स्वागत करता हूं और चाहता हूं ये इंप्लीमेंट हो। और आप भी स्वागत करें, पढ़ें इसके बारे में, फिर स्वागत करें। वंदे मातरम। जय हिंद।